मार्क जकरबर्ग की जिंदगी पर एक नज़र। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड फेमस टेक एंटरप्रेन्योर मार्क जकरबर्ग के पास फेसबुक का बिलियन डॉलर आइडिया कैसे आया होगा? सिर्फ 2020 में फेसबुक का रेवेन्यू लगभग 86 बिलियन डॉलर था। मार्केट में बहुत सारे नए सोशल मीडिया ऐप आने के बाद भी फेसबुक ने अब भी लगातार सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट का ताज बरकरार रखा है। फेसबुक हमारी ऑनलाइन पहचान बन गई है। इमेजिन कीजिए कि आपका बचपन का सपना हार्वर्ड जैसे नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का था और आपका सपना सच हो जाता है। आप दुनिया के सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जाते हैं जो हमेशा से आपका पैशन रहा है। फिर एक दिन ऐसी बात होती है जिससे आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ता है। मार्क जकरबर्ग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और तभी मार्क ने फेसबुक बनाने का सफर शुरू किया। आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट मार्क जकरबर्ग फेसबुक के सीईओ और फाउंडर हैं और उनका नेटवर्थ 114 बिलियन डॉलर है। एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट से एक टेक मैग्नेट बनने तक की उनकी मजेदार सफर के बारे में जानने के लिए आगे बढ़िए। शुरुआती जिंदगी। 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क में मार्क जकरबर्ग का जन्म हुआ था। उनकी फैमिली पढ़ी लिखी थी। उनके पिताजी एडवर्ड जकरबर्ग एक डेंटिस्ट थे और उनकी मां कैरन एक साइकाइट्रिस्ट थीं। मार्क और उनकी 3 बहनें रैंडी, डोना और एरियल न्यूयॉर्क के डाउनटाउन में डॉब्स फेरी नाम के एक छोटे से गांव में पले बढ़े थे। जकरबर्ग के पिता के शब्दों में मार्क बचपन से ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले और मजबूत शख्स थे। वो कहते हैं, कुछ बच्चों के लिए उनके सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है, लेकिन अगर मार्क ने कुछ मांगा तो हाँ कहना तो काफी था, लेकिन ना का मतलब बहुत कुछ होता था। अगर आप उसे ना कहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने ना कहने की वजह, उसके पीछे का सच, मतलब और लॉजिक को अपने साथ तैयार रखिए। हमें लगता था कि एक दिन वो वकील बनेगा और जूरी को 100% सक्सेस रेट से अपनी बातों को मनवाएगा। जकरबर्ग छोटी उम्र से ही कंप्यूटर में इंटरेस्टेड थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने अटारी बेसिक के इस्तेमाल से जकनेट नाम का एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया। उन्होंने इस मैसेजिंग ऐप को अपने पिताजी के डेंटल क्लिनिक के लिए बनाया ताकि वहां की रिसेप्शनिस्ट उनके पिताजी को नए पेशेंट्स के बारे में आसानी से बता सकें। जल्द ही मार्क के फैमिली मेंबर्स ने भी एक दूसरे से बात करने के लिए जकनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बात इंटरेस्टिंग है कि जहां कुछ बच्चे कंप्यूटर गेम खेलते हैं, वहीं जकरबर्ग ने कंप्यूटर गेम बनाया। अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर गेम बनाना उनका हॉबी था। जकरबर्ग के शुरुआती सालों से आप क्या सीख सकते हैं? अपना जुनून, अपना पैशन ढूंढिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की ही तरह जकरबर्ग ने अपने जुनून के दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ी की है। जिन हॉबीज में आपका इंटरेस्ट है उसे आगे ले जाने की ज़रूरत है और उसी पर काम करना चाहिए। अगर आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में एक जुनून पाली है तो आपको उस पर काम करना चाहिए और एक एक्सपर्ट बनने तक इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। जकरबर्ग एक ऐसे फैमिली में पले बढ़े जो उनका सपोर्ट करते थे। उनके पेरेंट्स ने कंप्यूटर के लिए उनके जुनून को पहचाना और छोटी उम्र से ही उनकी इस लर्निंग में इन्वेस्ट किया। ज़्यादातर पेरेंट्स ग्रेड के पीछे भागते हैं और शायद नहीं चाहते कि उनके बच्चे इतनी कम उम्र में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। पर जकरबर्ग के पेरेंट्स ने उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया, हालांकि कई लोग सोचते कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत छोटे हैं। मार्क जकरबर्ग की एजुकेशन। जकरबर्ग के पेरेंट्स ने कंप्यूटर में उनके इंटरेस्ट को देखकर एक प्राइवेट कंप्यूटर ट्यूटर के तौर पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर डेविड न्यूमैन को काम पर रखा। डेविड मार्क को मेंटर करने और गाइड करने के लिए हफ्ते में एक बार उनके घर जाते थे। मार्क ने मर्सी कॉलेज में ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्रामिंग कोर्स में एनरोलमेंट लिया था, जबकि तब वो सिर्फ हाई स्कूल के स्टूडेंट ही थे। बाद में न्यू हैम्पशायर के एक जाने माने सेकेंडरी स्कूल फिलिप्स एग्जिटर एकेडमी ज्वाइन कर ली। स्कूल में उन्होंने तलवारबाजी का टैलेंट दिखाया और अपने स्कूल की टीम के कैप्टन बने। उन्होंने लिटरेचर की पढ़ाई की, जिसमें उन्होंने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाया और क्लासिक्स में डिप्लोमा किया। लेकिन मार्क का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बना रहा और नए प्रोग्राम बनाने पर जोर देते रहे। हाई स्कूल के दौरान उन्होंने अपने दोस्त एडम डी एंजेलो के साथ सिनैप्स नाम का एक MP3 प्लेयर डेवलप किया। ये यूनिक सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी भी यूजर्स द्वारा कंप्यूटर पर चलाए गए सभी गानों का ट्रैक रखता था। इससे ये पता कर सकते हैं कि यूजर को कैसा गाना पसंद आया, ताकि यूजर के पर्सनल प्रेफरेंस या चॉइस पर प्लेलिस्ट बनाए जा सकें। AOL और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनीज ने सिनैप्स को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने टीनेजर मार्क को हायर करने की कोशिश भी की, लेकिन मार्क ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहते थे। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड माइंडफुलनेस। इमेजिन कीजिए, एक यंग हाई स्कूल के स्टूडेंट के बनाए गए सॉफ्टवेयर के राइट्स को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनीज से खूब सारा पैसा और जॉब ऑफर का आना। कोई भी ऐसे मौके को नहीं गंवाता। लेकिन जकरबर्ग ने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने आगे पढ़ाई करने का सोच रखा था। जॉब ऑफर को लेने का मतलब होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट से बन जाते और अपने सॉफ्टवेयर के कॉपीराइट भी खो देते।
उन्होंने इसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचकर ही कॉलेज जाने का फैसला किया, ताकि वो एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ सकें और प्रोग्रामिंग को भी आगे बढ़ा सकें। ये दिखाता है कि वो खुद को अच्छी तरह से जानते थे, उन्हें अपनी काबिलियत के बारे में पता था और जानते थे कि अपने लाइफ में जो भी हासिल करना है वो किसी और के लिए काम करने से ज़्यादा बेहतर है। इस लेवल के सेल्फ अवेयरनेस को सिर्फ माइंडफुलनेस से ही हासिल किया जा सकता है, जिसे आज के यूथ शायद ही कभी प्रैक्टिस करते हैं। हार्वर्ड के दिन। जकरबर्ग ने 2002 में एग्जिटर से ग्रेजुएशन किया और फेमस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इस वक्त तक वो एक जाने माने प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट की रेपुटेशन हासिल कर चुके थे। हार्वर्ड में उन्होंने साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। अपने सेकेंड ईयर में सेमेस्टर की शुरुआत में स्टूडेंट्स को कोर्स चुनने में हेल्प करने के लिए कोर्स मैच नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया। कोर्स मैच से ये पता लगाया जा सकता था कि किसी कोर्स में एनरोल करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। इससे ये मालूम होता था कि आपके क्लासमेट्स कौन से कोर्स पढ़ रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन से स्टूडेंट्स को ये तय करने में हेल्प मिलती थी कि कौन सा कोर्स लेना है और स्टडी ग्रुप कैसे बनाना है। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान जकरबर्ग की बनाई गई एक दूसरी वेबसाइट फेस मैश बहुत पॉपुलर हुई थी। ये वेबसाइट कंट्रोवर्शियल थी, जिसकी वजह से ही फेसबुक की शुरुआत हुई थी। फेस मैश एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें यूजर्स को हार्वर्ड के मेल या फीमेल स्टूडेंट्स की 2 फोटो दिखाई जाती थी, जिसमें से यूजर्स को वोट देना होता था कि उन दोनों में से कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यूजर वोटिंग पर वेबसाइट ने सबसे हॉट स्टूडेंट्स की लिस्ट पोस्ट की। इसके लॉन्च होने के एक हफ्ते बाद ये वेबसाइट कैंपस में तेजी से वायरल हो गई। इस वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की वजह से हार्वर्ड का नेटवर्क क्रैश हो गया। जल्द ही यूनिवर्सिटी ने इस साइट को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि उनकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी और उनके फोटोज़ को उनके परमिशन के बिना ही फेस मैश पर डिस्प्ले किया गया था। यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ने जकरबर्ग को पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ी थी और उन्हें सख्त निगरानी में रखा गया था। स्टूडेंट पेपर ने उनके वेबसाइट को गलत और औरतों के खिलाफ बताया। उनकी पिछली कामों की वजह से उनके 3 साथी दिव्य नरेंद्र और जुड़वा भाई कैमरन और टाइलर विंकलेवॉस को उनके साथ हार्वर्ड कनेक्शन नाम के एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर काम करने के लिए कॉन्टैक्ट किया गया। इस वेबसाइट का एम हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक डेटिंग साइट बनाना था, जहां वे दूसरे स्टूडेंट्स के फोटोज और प्रोफाइल देख सकें। जकरबर्ग ने शुरू में उनके प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प की, लेकिन जल्द ही फेसबुक के अपने आइडिया पर काम करने के लिए इस ग्रुप को छोड़ दिया। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। हालांकि ऐसा लग सकता है कि जकरबर्ग लकी थे कि उनकी कैजुअल प्रोजेक्ट $1 अरब की कंपनी में बदल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। सच ये है कि जकरबर्ग बहुत छोटी उम्र से ही इस दिन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी फोकस और मजबूती से काम करना जारी रखा। अपनी टीनेजर के दिनों में जब कई लोग पार्टी जाते, तो जकरबर्ग ने प्रोग्रामिंग में ही अपना फोकस बनाया। उन्होंने साइकोलॉजी जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ा, लेकिन वे कोडिंग, गेम और सिनैप्स, कोर्स मैच और फेस मैश जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस करते रहे। फेसबुक का जन्म 19 साल की उम्र में जकरबर्ग ने अपने दोस्तों डस्टिन मॉस्कोविट्ज, क्रिस ह्यूज और एडवार्डो सेवेरिन के साथ द फेसबुक नाम का एक कामयाब वेबसाइट बनाया। इस वेबसाइट पर यूजर्स ने अपने प्रोफाइल बनाए, फोटो अपलोड की और दूसरे यूजर्स के साथ चैट किया। उन दिनों फेसबुक सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल था। जकरबर्ग और उनके दोस्तों ने जून 2004 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने डॉर्मेट्री से फेसबुक पर काम किया। जकरबर्ग ने फेसबुक के वायरल असर को तब पहचाना जब हार्वर्ड में आधे अंडरग्रेजुएट्स ने इसके लॉन्च के पहले महीने के अंदर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया। जल्द ही जकरबर्ग ने अपने शानदार आइडिया पर फुल टाइम काम करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया और कैलिफोर्निया के पैलो ऑल्टो में अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर बनाया। फेसबुक यूजर्स तेजी से बढ़े और 2004 के आखिर तक फेसबुक पर 10 लाख यूजर्स रजिस्टर हो चुके थे। जकरबर्ग ने दूसरे आईवी लीग स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन खोला और अगले ही साल एक वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल पार्टनर्स ने इस बढ़ते नेटवर्क में $12.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे फेसबुक को बहुत बढ़ावा मिला। शुरुआत में हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए खासकर बनाया गया फेसबुक जल्दी ही कैंपस से बाहर फैल गया। कुछ ही टाइम में दूसरे कॉलेजों, हाई स्कूल और इंटरनेशनल स्कूलों के स्टूडेंट्स को फेसबुक पर रजिस्ट्रेशन करने का परमिशन दिया गया। 2005 के मई के आखिर तक रजिस्टर्ड यूजर्स के नंबर को 5.5 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। बहुत से कंपनियों ने इस पॉपुलर वेबसाइट में अपने एड्स दिखाने में इंटरेस्ट दिखाया। याहू जैसी बड़ी कंपनीज और एमटीवी नेटवर्क्स ने जकरबर्ग को बहुत सारा पैसा ऑफर किया, लेकिन वो इसे बेचना नहीं चाहते थे और वेबसाइट को एक्सपैंड पर फोकस करना चाहते थे। इसलिए मार्क ने सबके ऑफर ठुकरा दिए। उन्होंने अपनी कंपनी को डेवलपर्स के लिए खोल दिया, जिन्होंने साइट की फीचर्स को बढ़ाने का काम किया। फेसबुक इतने जल्दी आगे बढ़ा जो बहुत ही हैरान कर देती थी। 2006 के आखिर तक इसके 12 मिलियन यूजर्स थे और 2009 के आखिर तक आते आते तक फेसबुक यूजर्स की पॉपुलेशन 350 मिलियन हो गई थी। फेसबुक को 18 मई 2012 को पब्लिक किया गया।
पब्लिक होने का मतलब है कि एक प्राइवेट कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर देकर पब्लिक में ट्रेड करने और ओनरशिप वाला बिजनेस बनना। पब्लिक होने के पीछे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटल जुटाना था। फेसबुक के आईपीओ ने $16 बिलियन का एक बहुत बड़ा अमाउंट जुटाया, जो कि टेक इंडस्ट्री के हिस्ट्री में सबसे बड़ा आईपीओ था। इसकी वजह से ज़करबर्ग ने रातों रात दुनिया के 29वें सबसे अमीर शख्स का दर्जा हासिल कर लिया। अगले ही दिन ज़करबर्ग और उनकी यूनिवर्सिटी से उनकी गर्लफ्रेंड रही प्रिसिला चैन ने अचानक शादी कर ली। इन्होंने मेहमानों को बताया कि वे सिर्फ प्रिसिला के मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन होने का सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन उन्होंने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने उस छोटे से फंक्शन में अपने दोस्तों और फैमिली के सामने शादी कर ली। बड़े सपने देखिए और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए। मार्क ज़करबर्ग को फेसबुक बेचने के लिए बहुत पैसों का ऑफर दिया गया, लेकिन वो खुद की बनाई इस कंपनी के साथ खड़े रहे और इसे बेचने से इनकार कर दिया। उन्हें रातों रात जल्दी पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उनके दिमाग में बड़े गोल्स थे जो उन्हें लॉन्ग टर्म फायदा देती। उन्होंने अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने और इसे बड़ा बेहतर बनाने पर फोकस रखने का फैसला किया, और उन्होंने यही किया, जिससे हर गुजरते साल के साथ फेसबुक का रेवेन्यू सिर्फ बढ़ता गया। फेसबुक को उसके कॉम्पिटिटर्स से कौन सी बात अलग करती है? इस वेबसाइट की खास बात यह थी कि इसमें यूजर्स को अपनी असली पहचान और ऑथेंटिक ईमेल देना जरूरी था, ताकि ये पक्का हो सके कि किसी ने नकली आईडी नहीं बनाई है। ज़करबर्ग बस यही चाहते थे कि लोग अपनी असलियत के साथ अपनी लाइफ को बाकी दुनिया के साथ शेयर करें। फेसबुक के कॉम्पिटिटर्स जैसे फ्रेंडस्टर और माईस्पेस जैसे दूसरे सोशल नेटवर्क ने अपनी यूजर्स प्रोफाइल सही है या नहीं उस पर ध्यान नहीं दिया। यूजर्स की आइडेंटिटी क्रिएटिव और मजेदार हो सकती है, लेकिन फेसबुक इस मामले में अलग था कि यूजर्स को अपनी असली पहचान और बैकग्राउंड शेयर करना जरूरी था। ज़करबर्ग ने कहा, हम दुनिया में मौजूद सभी चीजों का मैप करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं, दुनिया में भरोसा जिंदा है। मुझे लगता है कि इंसान के तौर पर हम अपनी दुनिया को आसपास के लोगों और रिश्तों के दम पर बांट कर देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम सभी लोगों की मैपिंग कर रहे हैं जो रिश्तों में भरोसा करते हैं, जिसे आप बोलचाल की भाषा में अक्सर दोस्ती का नाम देते हैं। इस तरह ये एक अलग ही तरह का एक नेटवर्क था जिसने असली कनेक्शन को मैप किया और यूजर्स के बीच रियल फ्रेंडशिप और भरोसा बनाने के लिए जगह दी। जिस वक्त फेसबुक लॉन्च किया गया था, उन दिनों इंटरनेट पर सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट था फ्लिकर, फोटोबकेट और पिकासा जैसी फोटो शेयरिंग वेबसाइटों का, जो यूजर्स को हाई क्वालिटी फोटो शेयर करने का प्लेटफॉर्म देता था। उसी टाइम फेसबुक ने ऐसी फोटो शेयरिंग सर्विस शुरू की जो बाकी सबसे अलग इसलिए थी क्योंकि आप उन फोटो में अपने दोस्तों को टैग कर सकते थे। इस सिंपल से फीचर ने यूजर्स को अट्रैक्ट किया और जल्द ही फेसबुक फोटो शेयरिंग इवेंट्स के लिए मेन प्लेटफॉर्म बन गया। हालांकि अपलोड होने वाले फोटो की क्वालिटी बहुत ही खराब थी। 5 सालों में फेसबुक के पास अपने यूजर्स के 15 बिलियन से ज्यादा फोटोज हो गए थे। यूजर्स ने रोज 100 मिलियन फोटोज अपलोड की थी। ये ज़करबर्ग और उनके डेवलपर्स के ग्रुप का काम करने का तरीका है, जो एक नए मार्केट में एंट्री करने के बाद उसमें एक सोशल पहलू जोड़कर बाकी सबसे आगे बढ़ जाते हैं। एक पॉइंट पर फेसबुक गेम्स भी मार्केट में आ गए थे। जिंगा नाम की एक कंपनी ने फेसबुक के लिए सिंपल गेम्स बनाए जो मार्केट के दूसरे कंपनीज के गेम से बहुत ही बेसिक थे। फार्मविल और माफिया वॉर्स जैसे फेसबुक गेम्स की खास बात यह थी कि वे सोशल थे। आप दोस्तों के साथ इन गेम्स को खेल सकते हैं और स्कोर को कंपेयर कर सकते हैं। इससे यूजर्स के लिए ये और ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया था। 2010 में माफिया वॉर्स में 19 मिलियन प्लेयर बने और फार्मविल के 54 मिलियन प्लेयर थे। इन्वेस्टर्स ने मार्केट में मिलने वाले एक्सपर्ट गेम इनोवेटर्स के कंपैरिजन में फेसबुक गेम को ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, हालांकि ये इनोवेटर्स हाई क्वालिटी गेम्स बना रहे थे। स्कैंडल और लीगल मुद्दे। अपनी कामयाबी की ऊंचाई पर 2006 में मार्क को कानूनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। हार्वर्ड कनेक्शन के लोगों ने ज़करबर्ग पर उनके आइडिया को चुराने का आरोप लगाया और लॉस का भरपाई के लिए उन पर मुकदमा चलाया। ज़करबर्ग ने कहा कि दोनों वेबसाइट कई सारे मायनों में अलग हैं। मुकदमे के दौरान कुछ कंट्रोवर्शियल मैसेज सामने आए थे जो ये साबित करता था कि ज़करबर्ग ने दोनों साइटों के बीच एक जैसी कॉमन बातें देखी होंगी और इसलिए हार्वर्ड कनेक्शन के डेवलपमेंट में जानबूझकर देरी की ताकि पहले खुद के प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें। द न्यूयॉर्कर के साथ अपने एक इंटरव्यू में ज़करबर्ग ने लीक हुए मैसेज पर अफसोस जताया और कहा कि वो इस घटना के बाद से एक इंसान के तौर पर काफ़ी मैच्योर हुए हैं। ओरिजिनली इसमें 65 मिलियन का सेटलमेंट तय किया गया, लेकिन ये कानूनी लड़ाई कई सालों तक चलता रहा। उनके साथ कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल भी हुआ। ये तब हुआ जब लाखों फेसबुक यूजर्स के पर्सनल डेटा को कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम के कंसल्टेंसी फर्म ने बिना यूजर्स के परमिशन के इस्तेमाल किया। इस फर्म ने पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के लिए डेटा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने एक ऐप को यूज करके यूजर्स से सर्वे करवाया और डेटा कलेक्ट किया। ये सर्वे साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार करने के लिए था
और यूजर्स ने फेसबुक के ओपन ग्राफ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाया। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने लगभग 87 मिलियन फेसबुक प्रोफाइल्स का डेटा जमा किया। डेटा का यूज डोनाल्ड ट्रंप और टेड क्रूज के 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन में हेल्प के लिए किया गया था। इस स्कैंडल ने फेसबुक पर इन्वेस्टर्स के भरोसे को हिला दिया था, जिससे न्यूज वायरल होने के बाद फेसबुक के शेयर 15% नीचे गिर गए। कुछ दिनों की चुप्पी के बाद जकरबर्ग ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर माफी मांगी और बताया कि उनकी कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी डेवलपर को यूजर्स के इन्फॉर्मेशन का लिमिटेड एक्सेस ही देगी। अमेरिका की सेनेट जुडिशरी कमेटी ने डेटा ब्रीच और जनरल डेटा प्राइवेसी पर विटनेस को बुलाया। इस दौरान कैम्ब्रिज एनालिटिका में फेसबुक के रोल और सोशल मीडिया पर प्राइवेसी ब्रीच पर भी एक हियरिंग रखी गई। जकरबर्ग ने कमेटी के सामने पेश होकर अपनी गलती मानी और कहा कि फेसबुक को गलत एक्टिविटी के लिए यूज होने से बचाने के लिए वे और ज्यादा काम कर सकते थे। ये फेक न्यूज इलेक्शन में किसी भी तरह का फॉरेन इंटरफेरेंस और गलत लैंग्वेज के लिए भी अप्लाई होना चाहिए। पर्सनल डेटा के गलत इस्तेमाल के लिए जकरबर्ग ने पब्लिकली माफी मांगी। ये मेरी गलती थी और मुझे इसका अफसोस है। मैंने फेसबुक शुरू किया, मैं ही इसे चलाता हूं और इसमें जो भी होता है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। फेसबुक की कामयाबी के बावजूद जकरबर्ग को पब्लिक स्कैंडल और खास तौर पर यूजर्स इन्फॉर्मेशन की प्राइवेसी के मुद्दे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उन्हें कई सारे लीगल लड़ाइयों का भी सामना करना पड़ा है। तो जिस तरह मार्क ने इनका सामना किया, उससे हम क्या सीखते हैं? अपनी गलतियों से सीखिए और अपने काम की जिम्मेदारी लीजिए। जकरबर्ग क्रिटिक्स का जवाब बखूबी देते हैं और वेबसाइट की क्लीन इमेज बनाए रखने के लिए फेसबुक को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। आज फेसबुक कहता है, हमारा बिजनेस भरोसे पर ही टिका है और काफ़ी रिसोर्सेज का इस्तेमाल यूजर्स के भरोसे को बरकरार रखने के लिए किया जाता है। इसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जिससे यूजर्स की प्राइवेसी को बचाया जा सके और यूजर डेटा को सिक्योर किया जा सके। 2018 की शुरुआत में जकरबर्ग ने अनाउंस किया कि इस साल का उनका पर्सनल गोल है फेसबुक यूजर्स की सेफ्टी और उनके डेटा का किसी भी तरह का मिसयूज और किसी भी देश या स्टेट का इंटरफेरेंस रोकना। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, हम सभी गलतियों या मिसयूजेस को नहीं रोक सकते, लेकिन अभी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने और अपने टूल्स के मिसयूज को रोकने में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर हम इस साल सफल रहे तो 2018 को हम बेहतर ढंग से पार कर पाएंगे। फेसबुक ने अपनी कंपटीशन को कैसे हराया? फेसबुक एम्पायर का एक्सपेंशन। फ्रेंडस्टर और माइस्पेस जैसी कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स थीं जो फेसबुक के आने से पहले पॉपुलर थीं, और हर कोई सोचता था कि क्या फेसबुक की पॉपुलैरिटी भी उनके ही तरह खत्म हो जाएगी। फेसबुक से पहले किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने इस तरह लंबे वक्त तक पॉपुलर रहने का पावर नहीं दिखाया था। कुछ वेबसाइट्स कुछ टाइम के लिए तब तक चलते जब तक कि कोई दूसरा नया वेबसाइट इसके बदले मार्केट में नहीं आ जाती। जब ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे नए प्लेयर्स आए तो फेसबुक ने खुद को कैसे बचाया? फेसबुक अभी भी यहाँ नहीं होता अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं दिखता कि वो लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से अप टू डेट रहता है और यूजर के डिमांड को पूरा करने के लिए नए नए इनोवेशन करता है। दूसरे कई फैक्टर्स में सबसे जरूरी बात जिसने फेसबुक को इस गेम में सबसे ऊपर रखा वो था कंपनी का एक्सपेंशन। खुली जानकारी के हिसाब से फेसबुक ने अपने शुरुआत के बाद से $22.651 बिलियन का एक्विजिशन किया है, यानी जकरबर्ग ने उन कंपनियों को अपने साथ मिलाना शुरू किया जो फेसबुक के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आ सकती थीं और वेबसाइट को बेहतर बनाने और उसके फीचर्स को बढ़ाने में हेल्प कर सकती थीं। एग्जाम्पल के लिए अपने शुरुआती सालों में फेसबुक ने फ्रेंड फीड को अपने साथ मिलाया। फ्रेंड फीड बहुत पॉपुलर ऐप नहीं था, लेकिन ये वो ऐप था जिससे जकरबर्ग को लाइक बटन और न्यूज़ फीड की टेक्निक मिली थी, जो आज तक फेसबुक का इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा उन्होंने गूगल के पुराने एम्प्लॉयज़ की एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम का एक्विजिशन किया, जिन्होंने एडसेंस और जीमेल के पुराने वर्जन को बनाया था। इसी तरह 2010 में फेसबुक ने एक टैलेंटेड आईटी टीम को सिर्फ अपने साथ बनाने के लिए चाय लैब्स नाम की एक और छोटी कंपनी खरीदी, जिसमें गोकुल राजाराम शामिल थे, जिन्हें गूगल एडसेंस के गॉडफादर के तौर पर जाना जाता था। इसने फेसबुक के एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू स्ट्रक्चर को स्पीड दी, जिससे कंपनी को हर साल अरबों डॉलर मिलते हैं। फेसबुक ने अकेले 2020 में एडवर्टाइजिंग से 86 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। 2012 में फेसबुक ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदकर उसे पछाड़ा। कभी फेसबुक का मेन कॉम्पिटिटर रहा इंस्टाग्राम, अब फेसबुक की ही सबसे बड़ी एसेट्स में से एक है। उसके बाद उन्होंने face.com को अपने साथ मिलाया। इससे जब भी एक यूजर फोटो टैग करता जो फेशियल रिकग्निशन पर बनाया गया था, तब फेसबुक यूजर के फ्रेंड्स का अंदाजा लगा लेता था। यह सोशल मीडिया नेटवर्क के लिए एक बड़ी बात थी। यहां सीखने के लिए जरूरी मैसेज है: इनोवेशन और एक्सपेंशन।
फेसबुक ने बेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट का स्टेटस बरकरार रखा क्योंकि जकरबर्ग ने टैलेंट और ग्रोथ पर अपनी पकड़ बनाकर रखी। जकरबर्ग अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं और यूजर्स के प्रेफरेंस पर अपनी वेबसाइट्स में लेटेस्ट टेक्निक और फीचर्स देते रहते हैं। उन्होंने ऐसी वेबसाइट्स और टेक्निक खरीदी जो फेसबुक को टक्कर दे सकती हैं और फेसबुक को और बेहतर बनाया। फेसबुक की सफलता के पीछे की खास वजह है जकरबर्ग की लगातार कोशिश, जिससे वेबसाइट पर नए इनोवेशन और इंप्रूवमेंट होते रहें। साथ ही ये सिंपल और इजी टू यूज भी है। फेसबुक की एडवर्टाइजिंग। एक बार जब उन्होंने यूजर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज कर लिया, फिर जकरबर्ग ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजिंग मॉडल को बढ़ाना शुरू किया। एटलस एडवर्टाइजर स्वीट, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में डेवलप किया गया एक प्रोग्राम है, अब फेसबुक एडवर्टाइजर्स को उनके ROI को समझने में हेल्प करता है। फेसबुक ने एटलस एडवर्टाइजर स्वीट को $100 मिलियन में खरीदा। इसने फेसबुक मार्केटिंग को एडवांस बनाया। एडवर्टाइजर्स अब अपने ROI को कैलकुलेट कर सकते थे। इसी तरह एक मोबाइल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी ओनावो को भी जकरबर्ग ने खरीदा, जिससे एडवर्टाइजर्स को अपने इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस समरी मिलता है और वे फेसबुक पर चल रहे अपने एड कैंपेन के परफॉर्मेंस को देख पाते हैं। फेसबुक गूगल एड्स के अल्टरनेटिव के तौर पर एक ब्रिलियंट ऑप्शन देता है, जिसमें ये एड्स को सोशल कॉन्टेक्स्ट से जोड़ता है। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजर्स को दिए जाने वाले इंसेंटिव्स के बारे में कहता है। मार्केटर्स हर महीने 1 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स के साथ फेसबुक पर या यूजर के सबसेट से जुड़ सकते हैं, जिसका बेस उन इन्फॉर्मेशन का होता है जिन्हें लोगों ने हमारे साथ शेयर करने के लिए चुना है, जैसे कि उनका एज, जेंडर, लोकेशन या इंटरेस्ट। हम मार्केटर्स को रीच, रेलेवेंस, सोशल कॉन्टेक्स्ट और एंगेजमेंट का एक यूनिक कॉम्बिनेशन देते हैं, जिससे वे अपने एड्स के वैल्यू को बढ़ा सकें। कंक्लूजन। जकरबर्ग की क्रिएशन फेसबुक, जो हार्वर्ड के एक डॉर्मेट्री से शुरू हुई थी, आज वो दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया वेबसाइट और टेक कंपनी है। फेसबुक की सफलता के पीछे इसके CEO हैं, जिनका फ्यूचर को लेकर क्रांतिकारी नजरिया है। एक इनोवेटिव और डेयरिंग CEO किसी कंपनी के लिए सबसे बड़ा एसेट है। जकरबर्ग एक ऐसे डायनामिक लीडर हैं जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने की इच्छा रखते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और अपने साथ काम करने वालों को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट कर अपनी कंपनी को एक्सपैंड और इम्प्रूव करते रहते हैं। फेसबुक कभी भी एक जगह पर नहीं रहा, ये आगे बढ़ा और इसने टेक और सोशल मीडिया इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट फीचर को अपनाया। जकरबर्ग की कैलकुलेटेड रिस्क लेने की काबिलियत, सीखने की भूख और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से फेसबुक एम्पायर आगे बढ़ता ही रहेगा, जब तक कि ये दुनिया के हर हिस्से तक नहीं पहुंच जाता।